नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, अगर हमारे किसान भाई खेती किसानी के साथ साथ खेती किसानी से जुड़े अन्य व्यवसाय को भी अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर एक अतिरिक्त आय का साधन वो जुटा पाएंगे। और अब जबकि शीत ऋतु की शुरुआत हो चुकी है तो खेती किसानी से जुड़ा हुआ एक अन्य उद्योग है जो कि है उद्यानिकी। इसमें कौन कौन से सामयिक कार्य करने चाहिए, सही समय पर किए गए सामयिक कार्य निश्चित तौर पर फलदायी सिद्ध होते हैं। तो चलिए क्यों ना आज के अंक में इसी विषय पर चर्चा कर ली जाए। तो चलिए जानते हैं कि उद्यानिकी में शीत ऋतु में कौन कौन से सामयिक कार्य किए जाए। इस विषय को लेकर आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित है हमारे एक विशेषज्ञ जो कि आपको बताएंगे अपनी विशेष सलाह। ये हैं डॉक्टर MS परिहार, उद्यानिकी विशेषज्ञ, फल अनुसंधान केंद्र ईंटखेड़ी भोपाल से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी मैडम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि इस ऋतु में हमारे किसान भाई उद्यानिकी की कौन कौन सी फसल लगा सकते हैं। जी मैडम जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। सही मायने में सर्दी का जो मौसम है वो राजा मौसम कहलाता है जी। ये ठंड का में मतलब जो है तमाम किस्म की सब्जियां, खास तौर से टमाटर है, भटा है, मिर्ची है, आलू है, अदरक है, हल्दी है, आपका पत्ती वाली सब्जियों में मेथी है, धनिया है, पालक है, हरी चौलाई है, लाल चौलाई है। कहने का मतलब ये है कि तमाम किस्म की सब्जियां इस मौसम में सरलता से सुलभता से पैदा होती हैं और अपने आप लोगों की सर्दी में खुराक भी इसलिए बढ़ जाती है कि पाचन की प्रक्रिया भी सुपाच्य तरीके से होती है जी। रेशेदार सब्जियां खास तौर से मतलब जो है वो आपका बरबटी है, भिंडी है, ये इस तरीके की जो सब्जियां हैं ये काफ़ी फ़ायदेमंद होती हैं। और अभी तो ख़ास तौर से कोरोना काल में इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए हरी ताज़ा सब्जियां खास तौर से मतलब जो है वो जिनमें विटामिन C की मात्रा भरपूर हो, इनको उपयोग करना नितांत आवश्यक है जिससे इम्यूनिटी आपकी बनी रहे। हाँ जी डॉक्टर साहब, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई, लेकिन आजकल जो शीत ऋतु है और बाजार में देखने को मिल रहे ढेर सारे अमरूद, और जिन्हें खाने का हर किसी का मन भी होता है और अमरूद भी हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अमरूद में किसान भाई कौन से सामयिक कार्य करें जिससे उन्हें वो फलदायी फसल प्राप्त? अभी बहुत बढ़िया तरीके से आपने सवाल किया है। अभी अमरूद में बहुत अच्छे फल आने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। हाँ जी। और इसके पहले ही उसकी जुताई गुड़ाई करके थाला बना के खाद वगैरह भरपूर तरीके से लोगों ने डाला है। विशेष रूप से पिछले दिनों में ये देखने में आ रहा था कि चूंकि तापक्रम ज़्यादा था, आर्द्रता कम थी, इसलिए फ्रूट फ्लाई का खास तौर से फल मक्खी का मतलब जो है वो ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा था और फल मक्खी के कारण फल खराब हो रहे थे। तो विशेष रूप से मतलब उसको बचाव करने के लिए आपको कीटनाशी दवा जो है डालने की महती आवश्यकता थी। और साथ में मतलब जितने भी सड़े फल बाग में जो गिरते हैं, बगीचा में या अमरूद के वृक्ष के नीचे जो गिरते हैं, उनको एकत्र करके और उनको आपको किसी भी गड्ढे को बना के और अलग कर देना चाहिए। उसी पे उसकी प्रक्रिया बढ़ती है और फ्रूट फ्लाई उस पर बढ़ती है। तो खास तौर से फ्रूट फ्लाई से उसका बचाव करना। और साथ में मतलब जो है भरपूर मात्रा में अगर खाद की कमी है, पौधे में पत्तियां पीली पड़ रही हैं या कोई ऐसी स्थिति निर्मित हो रही है, तो थाला बना के यूरिया, सुपर फास्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटास और साथ में गोबर की सड़ी खाद, वर्मी कंपोस्ट, जो भी सरलता सुलभता से उपलब्ध हो वो आप डाल के और भरपूर मात्रा में पानी दें, दरारें ना फटने दें, तो आपका अमरूद का फल भी अच्छा होगा, साइज़ भी बढ़ेगी, कलर भी ठीक आएगा, उसमें शुगर भी ठीक होगी, TSS भी होगा और विटामिन C की मात्रा बढ़ जाएगी। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, ये जो मौसम चल रहा है शीत ऋतु, इसके बाद सीधे जो आम के अंदर बोर आने की जो एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो किसान भाई जिन्होंने उनके खेत में सिर्फ आम के ही बाग हैं, तो आम की जो खेती है उसमें कौन सी कर्षण क्रियाएं की जाएं जिससे कि किसान भाई लाभ ले सकें? जी मैडम, अभी देखिए ऐसा है कि आम में जाले पड़ जाते हैं। हाँ जी। खास तौर से जाले अभी निकाल देना है। हाँ जी। और मतलब जो है वो कीटनाशी का मतलब जो है उपयोग करके और उसको मतलब जो है कीट रहित कर देना है, क्योंकि बोर आने की प्रक्रिया निश्चित रूप से प्रारंभ हो गई है। चूंकि तापक्रम इस बार बढ़ा हुआ था, अच्छी बात है कि अभी पिछले हफ्ते या अभी इस समय
थोड़ा सा पानी गिरने से काफ़ी अच्छी स्थिति निर्मित हुई है। तो मतलब वो कर दें, इसकी खास तौर से जो जाले हैं उनकी साफ़ सफाई कर दें, और जाले की साफ़ सफाई करने के बाद अच्छी तरह से उसकी जुताई गुड़ाई करके थाला बना दें। थाले में सड़ी हुई गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, यूरिया, सुपर फास्फेट, पोटास वृक्ष की उम्र के हिसाब से, हाँ जी। अगर 1-2 साल का पौधा है तो उसमें मतलब जो है वो थोड़ा कहना चाहिए कि कम खाद देना है। उसमें मतलब 50 से 100 ग्राम के बीच में यूरिया, करीब 100-125 ग्राम के करीब सुपर फास्फेट और 100 से 150-200 ग्राम के करीब कहना चाहिए कि पोटास जी। और उसी मात्रा में बढ़ते हुए 4 साल का, 6 साल का, 8 साल का जैसे भी पौधा है, हाँ अगर 8 साल का पौधा है तो मान के चलिए वो पूरी तरह से फुल ग्रोन हो गया है। अच्छा, तो उसमें करीब 1 किलो के करीब मतलब जो है आपको जो है सुपर फास्फेट देना है, करीब जो है वो 1 से 1.25 किलो के करीब पोटास देना है, और यूरिया 2-3 बार में 200-250-300 ग्राम 2 या 3 बार में देंगे तो वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से समझाया, जैसे कि हम भी अपने परिवार में एक छोटे बच्चे को कम खुराक और बड़े व्यक्ति को ज़्यादा खुराक, वैसे ही अगर किसान भाई भी इसको अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर उनके आम के फल अगली बार जो है बहुत ही अच्छे आएंगे। जी। ये तो हमने बात की आम की, लेकिन जब अनार की बात आती है तो डॉक्टर सभी कहते हैं कि बीमार हो या स्वस्थ, अनार अगर खाएंगे तो सभी बीमारियों से दूर रहेंगे। और अनार की खेती में किसान भाइयों को कौन से सामयिक कार्य करने चाहिए इस मौसम में? अनार में उत्पादन काफी अच्छा आता है, बशर्ते हम उसको कीट से बचा पाएं। अच्छा जी। तो खास तौर से क्या है कि फल बनने की प्रक्रिया के दौरान जब फूल आता है, और सारे फलों में फूल आने के समय आपको खास तौर से उपचार करने की नितांत आवश्यकता होती है। हाँ, क्योंकि लोग बताते हैं कि अनार में कीड़े निकल रहे हैं। तो जब फूल आ रहा था, अगर तब उस स्थिति में आपने अगर उसको कंट्रोल कर दिया, अच्छा, तो आप मान के चलिए कि फल बनने की प्रक्रिया में फिर मतलब जो है अंदर अगर फूल पे उसने अंडा दे दिया जी, तो फल बड़ा होगा, अंडा लार्वा बन जाएगा, लार्वा से फिर प्यूपा बन जाएगा, प्यूपा से एडल्ट बन जाएगा, तब तक फल पक के तैयार हो जाएगा। हाँ, और जब हम फल को फोड़ेंगे तो अंदर सड़ा हुआ निकलेगा। तो फूल के आने की प्रक्रिया के समय आपको चाहे वो आम हो, अमरूद हो, नींबू हो, खास तौर से बेर हो, जे फल बनने की प्रक्रिया के पहले जो फूल आता है, उस समय आपको कीट का प्रबंधन आवश्यक रूप से करना चाहिए, जिससे कि फल बनने की प्रक्रिया के दौरान फलों के ऊपर मतलब जो है वो कीट का प्रकोप रुक सके। कौन सी दवाई का उपयोग करें किसान भाई? सोलोमन करके एक दवा आती है जी, बायर्स इंडिया का है मेरी ख्याल से। हाँ, तो वो काफ़ी प्रभावी है। वैसे कई दवाएं हैं, कई कीटनाशक हैं, तो उस तरीके से आप सोलोमन का उपयोग करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। जी डॉक्टर साहब, अभी आपने इससे पहले भी बताया कि शीत ऋतु है, बहुत सारी हरी पत्तेदार सब्जियां आ रही हैं। जी। लेकिन किसान भाइयों को कौन कौन सी हरी पत्तेदार सब्जियां लगाएं जिनसे कि वो लाभ ले सकें और वो खराब भी ना हो जल्दी, और उनके लिए वो लाभदायक भी हो कि जब वो खेत से तोड़कर बाजार तक ले जाएं तब उनके वो मूल्य अच्छे से प्राप्त हो सके? जी मैडम, बहुत बढ़िया तरीके से आप इस सवाल को आपने किया है। तो मेरा मतलब ये है, किसान एक साथ सारी खेती ना करे, मतलब खास तौर से हरी पत्ती वाली सब्जियों की। हाँ जी। उसको एक हफ्ते के अंतर से थोड़ी थोड़ी उसकी बोनी करता जाए, जिसमें मुख्य रूप से मेथी, हाँ जी, आपका जो है वो मेथी के साथ साथ पालक है, चौलाई है, हाँ, हरी चौलाई है, लाल चौलाई है, इस तरीके की भाजियों का तो एक हफ्ते के अंतर से 2-2, 4-4, 6-6, 8-8 क्यारी बोता जाए, जिससे कि वो एक कटे तो फिर तब तक जब तक वो बाजार में जाए तो फिर दूसरी तैयार हो जाए। बिल्कुल ठीक। तो उसको फिर ताजा मार्केट में ले जाने के लिए भी मिलेगा। और खास तौर से मुख्य रूप से जो समस्या आती है कि शाम को लोग काटते हैं और सुबह उसको बाजार में बेचते हैं, तो खास तौर से उसमें विशेष ध्यान रखने की बात यह है कि कटाई के बाद उसको खुले स्थान में रखें, हाँ, बंद टोकरी में ना रखें, और मतलब जो है सुबह जब ले जाना है तब उसको टोकरी में ले जाके मंडी में ताजा का ताजा आप बेच सकते हैं। किसान भाइयों, चर्चा जारी रहेगी, लेकिन अब लेते एक छोटा सा ब्रेक। जी। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं।
अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि उद्यानिकी में कौन कौन से सामयिक कार्य किए जाएं। इस विषय को लेकर आज हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे एक विशेष अतिथि जो कि हैं डॉक्टर MS परिहार। परिहार साहब, आप अब ये बताइए कि गाजर और मूली में कौन कौन से सामयिक कार्य किए जाएं, क्योंकि इस मौसम में तो बहुत वो उगती भी, लोग उसका उपयोग भी करते हैं। बहुत अच्छा है जी, और खाना भी गाजर, बहुत अच्छा हाँ, है। गाजर तो मतलब जो है वो बड़ी ठंड की गाजर बड़ी फेमस होती है, क्योंकि हलवा के लिए सबसे ज्यादा गाजर का ही उपयोग करते हैं। साथ साथ में हम जो खेती करते हैं उस खेती करने के दौरान जो हम मेड़ बनाते हैं, मेड़ के ऊपर आप गाजर, मूली जे बड़ा मतलब आसानी से बीज आप डाल देंगे तो आसानी से उसकी उपलब्धता बनी रहती है। और उसको भी उसी दौरान उसी तरीके से करना चाहिए कि इकट्ठा गाजर या मूली ना बोनी करके थोड़ा थोड़ा अगर आप करेंगे तो मतलब जो है वो कई लंबे समय तक 2-3 महीने तक आपको पूरे ठंड के सीजन तक मिलती रहेगी। जैसे कि आपने हरी पत्तेदार सब्जियों में समझाया, इसमें भी हम किसान भाइयों को समझा सकते हैं कि एक थोड़ी जगह में पहले लगाएं, फिर उसके थोड़े अंतराल के बाद में फिर वो बोनी करें। बहुत बढ़िया मैडम, मतलब हमारा निवेदन ये है कि जो खेती हम कर रहे हैं खासतौर से हरी सब्जियों के लिए, उसकी जो मेड़ बनती है उस मेड़ का हम सबसे सदुपयोग गाजर और मूली की फसल के लिए कर सकते हैं। उसमें मिट्टी भी उसको ज़्यादा मिलेगी और मिट्टी ज़्यादा मिलेगी तो गाजर और मूली की साइज भी बढ़ जाएगी। काफ़ी मतलब कहना चाहिए कि अच्छा हेल्दी मूली, आपको लंबी मूली और गाजर में प्राप्त होगी, और जो कि काफ़ी किसानों के लिए मुनाफा भी देगी, फायदेमंद भी होगी, और मतलब जो है उसका उत्पादन भी ठीक मिलेगा। हाँ जी डॉक्टर साहब, इस मौसम में नींबू वर्गीय सब्जियों में कैंकर रोग देखने को मिलता है। तो इस कैंकर रोग से किसान भाई अपनी फसलों को कैसे बचा सकते हैं? ये काफी बड़ी समस्या है। हाँ जी। तो इसके कैंकर के लिए नीला थोता, चूना और पानी का नीला थोता, चूना और पानी हाँ जी। का एक मिक्सचर बनाया जाता है जो कि बोर्डो पेस्ट कहलाता है जी। बोर्डो मिक्सचर कहलाता है। इस बोर्डो को बना के छनाई करके उसकी मतलब जो है वो आप छिड़काव भी कर सकते हैं, तने के ऊपर उसकी पुताई भी कर सकते हैं। हाँ जी। तो इस पे मुख्य रूप से नींबू में जो समस्या आती है मैडम जी, वो ये कि एक्चुअल में ठंड के मौसम में नींबू की कोई कीमत ठीक मिलती नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल नींबू बहुत सस्ते हो जाते हैं। नींबू की कीमत मिलती है ठीक गर्मी में। तो उसके लिए मृग बहार, अम्बे बहार, हस्त बहार, 3 बहारें नींबू में आती हैं। उसको ऐसे ना समझ के ऐसे समझें कि सर्दी, गर्मी, बरसात। तो मुख्य रूप से बरसात का और गर्मी का जो फूल है उसको खत्म कर देना है। अच्छा जी। खत्म करने के लिए 2% यूरिया का छिड़काव कर दें, और खासतौर से अभी ठंड में जो फूल आ रहा है उसको नींबू पे चढ़ने देना चाहिए, जो कि तैयार होके गर्मी में आपके पके नींबू देगा। अच्छा और उसमें नींबू को मतलब जो है अच्छे दाम भी मिलेंगे। हाँ, और उसका मुनाफा भी किसान को ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। जे एक गलती किसान करता है जो साल भर उसमें फल आने देते हैं, तो उससे मतलब जो है उत्पादन उसको खास तौर से गर्मी में पके नींबू नहीं मिल पाते, जिससे कि उसको फायदा नहीं हो पाता। जी। डॉक्टर साहब, जो हल्दी और अदरक की खेती है इसमें कई बार देखने को मिलता है कि किसान भाइयों की वो जो फसल है वो जब निकालते हैं तब अंदर से सड़ जाती है या कोई कीड़ा लग जाता है। जी बिल्कुल। तो किसान भाई किस प्रकार से अपनी उस फसल को बचाएं, कौन से सामयिक? अभी जो समय चल रहा है जे उसकी मतलब जो है वो
केयर करने के लिए हल्दी अदरक की सबसे बेहतर समय है। जी। अभी उसमें अर्दिंग अप से मतलब मिट्टी चढ़ाने की प्रक्रिया हाँ जी। अभी उसमें करना चाहिए। जी। और उसी दौरान आप चाहें तो मतलब जो है वो गोबर का सड़ा हुआ खाद और सारी चीजें जो दे रहे हैं जी। उसी में आप मतलब इंसेक्टिसाइड का पाउडर, फ्यूराडान है, फोरेट है, थीमेट है, इस तरीके से पाउडर उसको मिला के जी। और अगर आप चढ़ाएंगे तो जो कंद में जो लगने वाले जो कीड़े हैं वो मतलब जो है वो समाप्त हो जाएंगे और आपको स्वस्थ हल्दी और अदरक का उत्पादन मिलेगा। हल्दी तो बहुत महत्वपूर्ण फसल है। हाँ जी। अदरक से भी सौंठ और सारी चीजें बनाई जाती हैं। बिल्कुल। तो हल्दी अदरक अपने आप में एक बड़ी महत्वपूर्ण कहना चाहिए मसाले वाली फसल है जी। जो कि काफी औषधीय फसल भी कह सकते हैं हाँ, इनको कि हाँ, मसाले के साथ साथ औषधीय नहीं, फसल इस भी है। समय में तो काफी वह है। और हल्दी एक ऐसी चीज है जो मतलब जो है वो कहना चाहिए कि कौन सी कम्युनिटी है या कौन सा खाना है, चाहे वो जी। शाकाहारी हो, चाहे मांसाहारी हो, जी। चाहे वो मतलब जो है वो किसी भी किस्म का, किसी भी हिंदू, मुसलमान, गुजराती, बिहारी, बंगाली, तमाम लोग हल्दी का मतलब जी। जो है अब उपयोग तो करते हैं। विदेशों में भी उपयोग जी, होने नहीं लगा। बिल्कुल। और विदेशों में भारतीय हल्दी की अनूठी मांग है। जी। अभी इस कोरोना काल के समय में हल्दी और अदरक जी। ने जो काढ़ा जो बनाया गया और उससे जो फायदा हुआ सही। उसको जान पहचान करके और उसका जो आजकल इतना प्रचार प्रसार हो गया है जी। कि इसकी बड़ी मांग बढ़ गई है। बढ़ गई है, जी, बिल्कुल जी। जी। डॉक्टर साहब, विगत दिनों से कुछ दिन ऐसे हैं जब देखने को आ रहा है कि मौसम ने एकदम करवट ली है, बहुत बारिश भी हो रही है, ठंड एकदम बढ़ गई। ऐसे में पाले की स्थिति बनती है और बिल्कुल। आलू की खेती में पाला बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता जी, है। जी, जी। तो किसान भाइयों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि आलू की खेती को वो पाले से कैसे बचाएं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि पानी का मतलब जो है देना या जी। मतलब जो कहना चाहिए कि जो कहना सिंचाई की हाँ जी। समुचित व्यवस्था रखें। जी। जो बंड है या जो मेड़ है, उस मेड़ पे जो कचरा इकट्ठा किया था, उस कचरे में आज जिस दिन आपको आभास हो कि आज सर्दी ज़्यादा है तो उस कचरे में मतलब रात को 11 बजे के बाद, 12 बजे के बाद जो है वो आग लगा दें। अगर नहीं है कचरा तो भूसा वगैरह डाल के और मतलब मेड़ पे भूसा का धुआं करते रहें। अच्छा, अच्छा। जिससे कि मतलब जो है 2-3 डिग्री टेम्परेचर आपका थोड़ा राइज अप हो जाए जी। और उसमें मतलब जो है वो ना लगे। साथ में मतलब जो है पानी देते रहें। पानी देने की प्रक्रिया, अगर आपके पास स्प्रिंकलर सेट वगैरह है जी। तो आप जो है स्प्रिंकलर से भी सिंचाई कर सकते हैं, उससे तापक्रम थोड़ा बढ़ सकता है। और ख़ास तौर से गंधक वाली जो मेडिसिन है, जो गंधक युक्त मेडिसिन है सल्फर की, उनका सल्फर जो है वो ठंड से बचाव करता है। तो सल्फर वाली दवाई को जो है छिड़काव करें, उससे काफ़ी मतलब जो है रोकथाम होती है। डॉक्टर साहब, घड़ी की सुइयां हमें बता रही हैं कि जी। अब आपसे विदा लेने का समय आ जी, चुका जी, है। मैडम, आप जी। आए हमारे स्टूडियो में और हमारे किसान भाइयों को इतनी रोचक जानकारियां दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आपका। किसान भाइयों, आप कहीं मत जाइएगा, अभी आप देखिए खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की प्रमुख खबरें। 9 करोड़ किसानों को मिले 18,000 करोड़। रबी बुआई 597 लाख हेक्टेयर से अधिक। किसानों को बताएं वे कौन सी फसल लगाएं। आलू में काले धब्बों का नियंत्रण और अंत में सरसों में रोगों की रोकथाम। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। 9 करोड़ किसानों को मिले 18,000 करोड़। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जो पैसा दिल्ली से चलता है वह सीधे किसानों के खातों में पहुंचता है। इससे बड़ा सुशासन और क्या होगा। प्रधानमंत्री ने देश के 9 करोड़ किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि की कुल 18,000 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से खाते में डाली। प्रधानमंत्री ने देश के किसानों को सीधे संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कृषि कानून किसानों की समस्याओं का गहन अध्ययन कर लागू किए गए हैं। पहले छोटे किसानों को अपनी फसल बेचने में परेशानी होती थी। नए कानून में उन्हें कई विकल्प दिए गए हैं जिनके माध्यम से वे अपनी फसलों को अच्छे दाम पर बेच सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट अनुसार किसानों की फसल की लागत का 1.5 गुना MSP पर निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि कृषि से किसानों की आय में वृद्धि के लिए 21वीं सदी में
कृषि को आधुनिक बनाना ही होगा। सरकार किसानों को गांव के पास ही भंडारण सुविधा उपलब्ध कराएगी तथा कोल्ड स्टोर चेन का विस्तार किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि नए कृषि अनुबंध कानून के तहत अब व्यापारी व अनुबंधकर्ता किसान को फसल का तय मूल्य देने के लिए कानूनन बाध्य हैं। अब कोई किसान को ठग नहीं सकता। अनुबंध करने पर अनुबंधकर्ता किसान को गुणवत्तापूर्ण फसल पैदा करने में सहायता भी करेगा। किसान की फसल बर्बाद होने पर भी अनुबंधकर्ता को फसल का निर्धारित मूल्य देना ही होगा। किसान जब चाहे अनुबंध समाप्त कर सकता है, परंतु व्यापारी नहीं। रबी बुआई 597 लाख हेक्टेयर से अधिक। देश में रबी फसलों का रकबा गत वर्ष अब तक हुई बोनी को पार कर गया है। गेहूं का रकबा 313.24 लाख हेक्टेयर हो गया है तथा कुल बोनी 597.92 लाख हेक्टेयर में हो गई है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि चालू रबी सीजन में बुआई बेहतर ही होगी तथा उत्पादन भी अच्छा होने की उम्मीद है। कृषि मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में गेहूं का बुआई रकबा 313.24 लाख हेक्टेयर हो गया है। रबी में गेहूं का सामान्य रकबा 303.28 लाख हेक्टेयर है। देश में सबसे अधिक मध्य प्रदेश में अब तक 82 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में गेहूं की बोनी हुई है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में 89.23 लाख हेक्टेयर में, पंजाब में 34.70, राजस्थान में 28.57 और हरियाणा में 24.87 एवं बिहार में 17 लाख हेक्टेयर में गेहूं बोया गया है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक चालू रबी सीजन में अभी तक धान का रकबा 12.49 लाख हेक्टेयर पहुंच चुका है। दलहनी फसलों की भी बुआई 179.29 लाख हेक्टेयर में हो गई है। इसी प्रकार मोटे अनाजों का रकबा 43.44 लाख हेक्टेयर पहुंच चुका है। तिलहनी फसलों की बुआई 79.47 लाख हेक्टेयर में हुई है। किसानों को बताएं वे कौन सी फसल लगाएं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि विभाग किसानों को बताएं कि वर्तमान रबी तथा खरीफ में कौन सी फसल कितनी मात्रा में लगाएं, जिससे उन्हें अच्छा उत्पादन मिल सके। इसके लिए प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र में रबी व खरीफ फसलों की बुआई के पहले इन फसलों की सूची प्रदर्शित की जाए। इस संबंध में प्रदेश के दोनों कृषि विश्वविद्यालय भी सक्रिय भूमिका निभाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि से संबंधित विभिन्न योजनाएं सैद्धांतिक न होकर व्यवहारिक हों, जिनका लाभ किसानों को मिल सके। ऐसी योजनाएं बनाने का क्या लाभ जो किसानों के खेतों तक पहुंच ही ना पाएं। अनुपयोगी योजनाओं को बंद किया जाए। श्री चौहान मंत्रालय में कृषि विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसानों को अच्छी गुणवत्ता का बीज देने के लिए प्रमाणित बीजों के पैकेट्स पर होलोग्राम अनिवार्य रहेगा। अगले खरीफ से यह प्रावधान लागू होगा। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि लैब टू लैंड कार्यक्रम के तहत कृषि विश्वविद्यालयों ने शोध कर योजना तैयार कर ली है। यह केवल शोध तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। शोध का लाभ किसान के खेत तक पहुंचना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छी फसलों के लिए प्रतिवर्ष 30% बीज का प्रतिस्थापन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सभी कृषि उपज मंडियों का विकास किया जा रहा है। प्रथम चरण में प्रदेश की 30 कृषि उपज मंडियों को आधुनिक हाईटेक बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की प्रमुख फसलों शरबती गेहूं, लाल चना, पिपरिया तुअर, काली मूंज, चावल, जीरा, शंकर चावल तथा चिन्नौर धान की जीआई टैगिंग कराई जाए। बासमती चावल की जीआई टैगिंग कराई जा रही है। और अब आलू में काले धब्बों का नियंत्रण। आलू की फसल में कई बार पत्तियों पर गोल काले धब्बे दिखाई देते हैं। इससे पौधे कमज़ोर होते हैं और उत्पादन कम हो जाता है। किसान ऐसी स्थिति को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करें। नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से संपर्क करें या कृषि विभाग के अधिकारियों से सलाह लें। आलू की फसल पिछेती झुलसा से रातों रात चौपट हो सकती है। अगेती झुलसा की रोकथाम ज़रूर करें। इसकी रोकथाम के लिए 2 ग्राम डाइथिन M45 दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 15 दिनों के अंतर से 2 छिड़काव करें। पिछेती झुलसा में पत्तियों के किनारों से झुलसने के लक्षण दिखते हैं। रात में भरपूर आर्द्रता, कम तापमान के बाद इसके आने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे कुछ वातावरण बनने पर एक छिड़काव कोई भी ताम्रयुक्त
फफूंदनाशी 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर एक बचाव कर रूप में छिड़काव जरूर करें। आलू में पानी की कमी कंद बनने की अवस्था में नहीं हो, यह ध्यान रखना जरूरी होता है। और अब जानते हैं सरसों में रोगों की रोकथाम के बारे में। रबी की प्रमुख तिलहनी फसल सरसों अपनी बढ़वार अवस्था में है। इस समय फसल में रोगों की रोकथाम करना किसानों के लिए लाभदायक होगा तथा उत्पादन बेहतर मिलेगा। सरसों में प्रमुख रूप से काले धब्बे वाला रोग, सफ़ेद रतुआ, डाउनी मिल्ड्यू तथा तना गलन प्रमुख है। इस समय फसल पर काला धब्बा, सफ़ेद रतुआ या डाउनी मिल्ड्यू रोग दिखते ही डाइथेन M45 के 0.2% घोल का छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव 15 दिन बाद अवश्य दोहराएं। 1 एकड़ में 200 लीटर घोल अवश्य छिड़कें। यदि आपके क्षेत्र में सरसों में तना गलन रोग हर वर्ष आता है तो बुआई के 45 से 50 दिन बाद बावेस्टीन के 0.1% घोल का छिड़काव कर दें। आवश्यकता पड़ने पर 15 दिन बाद छिड़काव दोहराएं। यह उपाय करने पर फसल को सुरक्षित रखा जा सकता है। तो किसान भाइयों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।